नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 3 के तीसरे भाग में आप सबका स्वागत है। हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देख रहे थे। उसमें सक्रियता श्रेणी तक पहुंचे थे। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। कैसे व्यवस्थित किया गया है तो अपने ये कोष्टक में देखें। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्रियाशीलता में कमी आती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं सोडियम और पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं गिनी जाती है। मध्यम क्रियाशील धातुएं यानी घटती अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं चांदी और सोना है। तो यहाँ पे ये हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में जो अधिक क्रियाशील धातुओं से कम क्रियाशील धातुओं तक उसका वर्गीकरण किया गया है वो देखा। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ये भी रासायनिक गुणधर्मों में आता है। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से धातुएं जो होती है उनकी बाहर की जो इलेक्ट्रॉन रचना है उस इलेक्ट्रॉन रचना में से कक्षकों में से छिल्ली कक्षक में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये धन आयन बनते हैं। जबकि अधातुएं के परमाणु संयोजकता कोश में अंतिम जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये ऋण आयन बनती है। इसका उदाहरण बहुत सिंपल है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक का निर्माण। सोडियम धातु है, उसका इलेक्ट्रॉन रचना 2 8 1 है। इसका मतलब ये बाहर की कक्षा में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की वृत्ति रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये धनायन में रूपांतर होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है 2 8 7 है। बाहर की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्थायी रूप में होने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन के जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये अष्टक रचना पूर्ण करता है और स्थायी बनता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्लोरीन ऋण आयन बनता है। तो 2 8 8 ये स्थायी रूप से ये ऋण आयन क्लोरीन बन जाता है। तो इनका किस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम धातु का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और क्लोरीन के परमाणु के 7 इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा के, ये दोनों की साझेदारी से ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं
और ये सोडियम धन आयन बन जाता है। लेकिन इन धन आयन और ऋण आयन के बीच आयनिक आकर्षण बनता है और इसके कारण ये जुड़े रहते हैं। आयनिक यौगिक, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी मैंने कहा आयनिक बंध से जुड़े रहते हैं, तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो आयनिक यौगिक यानी एक प्रकार से बंध बनाते हैं जो सामान्य रूप से ये टूटता नहीं है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब इस तरह से बने हुए आयनिक यौगिक, उनके गुणधर्म कौन कौन से हैं? तो आयनिक यौगिक हमेशा ठोस एवं कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्य रूप से भंगुर होते हैं, उसको पीसे तो वो चूरा बन जाते हैं। इनके गलनांक एवं कवथनांक बहुत अधिक होते हैं। इनके गलनांक एवं कवथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील एवं केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं लेकिन केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक जल में जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आयनिक यौगिक पानी में मिलके विलयन बनाते हैं, तो ये विलयन और उसके पिघला हुआ स्वरूप गर्म करके उस आयनिक यौगिकों को पिघला के रखे और उसमें विद्युत का वहन कराए तो वो सुचालक होते हैं। लेकिन ये ठोस स्वरूप में हो तब ये विद्युत का वहन करते नहीं है, यानी विद्युत के अचालक हो जाते हैं। तो ये धातुएं कहाँ से प्राप्त होती है? तो धातुएं मुख्य रूप से भूपर्वतीय उसका मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की सतह के अंदर से ये धातुएं अपने को प्राप्त होती है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि विलेय लवण उपस्थित होते हैं। समुद्री पानी में वो नमक वाला ही होता है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की सतह यानी भूपर्वतीय में प्राकृतिक पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो ये छोटा सवाल पूछा जाता है, खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जिस खनिज में से अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं भूपर्वतीय में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोच सकते हो कि स्वतंत्र अवस्था में कैसी धातुएं प्राप्त होगी जो किसी के साथ प्रक्रिया करती नहीं हो, और किसी के साथ प्रक्रिया नहीं करती ऐसी धातुएं कौन कौन सी? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि जो किसी के साथ प्रक्रिया नहीं करती, ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती, अन्य धातुओं के साथ प्रक्रिया नहीं करती, ऐसी धातुएं हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है। कुछ धातुएं अपने यौगिक स्वरूप में प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है। हमने सक्रियता श्रेणी देखी, उसमें नीचे जो धातुएं चांदी और सोना
दोनों सबसे कम क्रियाशील होती है, अतः ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में या संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जबकि कॉपर ये सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है। ये धातुएं कभी स्वतंत्र तत्व के रूप में पाई जाती नहीं है, क्योंकि ये दूसरे के साथ जल्दी प्रक्रिया करती है, इसलिए ये स्वतंत्र पाई जाती नहीं है। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक, आयरन और पीबी यानी सीसा, लेड, ये जो धातुएं हैं इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये मुख्य रूप से ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट स्वरूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं के 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। धातुओं को अयस्क से धातु प्राप्त करने के चरण। धातुओं को अयस्क यानी अधिक मात्रा में जिस धातु खनिज में हो उसको अयस्क कहते हैं। उसमें से धातु प्राप्त करने के चरण कौन कौन से हैं? तो अयस्कों का समृद्धीकरण यानी शुद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। तो ये कोष्टक के आधार पर हम समझते हैं कि धातुओं का किस तरह से प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे अयस्क जो है, अयस्क का सांद्रण यानी अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो ऐसा किया जाता है। इन धातुओं में उच्च क्रियाशील धातुएं भी होती है, मध्यम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातुएं भी होती है और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं भी होती है। तो यहाँ पे ये तीनों क्रियाशील धातुओं के में सबसे पहले देखें उच्च क्रियाशील धातुएं, जो गलित धातु का विद्युत अपघटन करके उसको शुद्ध धातु में रूपांतरित किया जाता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को सल्फाइड, अयस्क यानी HgS, ZnS उसके उदाहरण है। दूसरे भाग में कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट वाले अयस्क के साथ जुड़ी है तो जिंक कार्बोनेट, उसको निस्तापन की क्रिया से अधिक धातु प्राप्त की जाती है। कार्बोनेट अयस्क वालों को भर्जन की प्रक्रिया करके धातु प्राप्त की जाती है। तो उसमें से धातु का ऑक्साइड अलग किया जाता है, धातु में उपचयन और धातु का शोधन किया जाता है। कम अभिक्रियाशील धातुएं, उसमें सल्फाइड अयस्क होता है, भर्जन की प्रक्रिया धातु और उसका परिष्करण करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये हमने कोष्टक देखा। यहाँ पे रुकते हैं, बाकी की जो मुद्दे हैं उसको हम नए भाग में समझेंगे। थैंक यू।